राजस्थान से राज्यसभा जाने वाले 3 नामों का फैसला आज हो जाएगा। संख्या बल के लिहाज से समझे तो चुनाव से पहले ही परिणाम सबके सामने है। कांग्रेस के पास 2 सीट और बीजेपी के खाते में 1 सीट जाना तय माना जा रहा है। लेकिन चुनाव से पहले सत्ताधारी दल के विधायकों की बाड़ाबंदी ने मुकाबले को रोचक बना दिया था। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव और सदस्यों के इतिहास पर गौर किया जाए तो कई रोचक पहलू भी सामने आते हैं। पत्रिका टीवी में आज आपको राजस्थान में राज्यसभा सदस्यों का इतिहास देखते हुए कुछ रोचक पहलुओं से भी आपको रूबरू करवाते हैं। तो एक वक्त था जब राज्यसभा के चुनाव में कोई भी दल उतने ही प्रत्याशी खड़े करता था जितने उसके पास वोट होते थे। किसी पार्टी के पास ज्यादा अतिरिक्त वोट होते तब भी वो शर्म हया के कायदों का थोड़ा लिहाज करते हुए किसी निर्दलीय को खड़ा कर देती थी। ज्यादातर मौकों पर पैसे वालों को वो पक्ष विपक्ष दोनों तरफ गुपचुप हाथ पैर मारकर अपनी गोटी फिट करता था। लेकिन आज तो राजनीतिक दल ऑपरेशन करते हैं, भले कितने भी वोट कम हो। राजस्थान में भी कांग्रेस भाजपा ने ऐसी कोशिशों का आरोप लग रहा है। भले ही अंतर ज्यादा होने के कारण वो कांग्रेस को मिलने वाली 3 में से 2 सीटों का गणित न बदल पाए, लेकिन चौथा उम्मीदवार मैदान में उतारकर उसने निर्विरोध निर्वाचन को चुनाव में तो बदल ही दिया। तो राजस्थान वो धरती है जिसने पूर्व प्रधानमंत्री से लेकर कई कैबिनेट मंत्रियों को प्रदेश के हक की बात करने के लिए राज्यसभा भेजा। जिन बड़े नेताओं का राजस्थान से नाता रहा है उन पर नजर डालें तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस से राज्यसभा में गए। तो कांग्रेस ने 2 बड़े चर्चित चेहरे राज्यसभा में भेजे हैं। राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह फिलहाल राज्यसभा में हैं और अभिषेक मनु सिंघवी भी राजस्थान से कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा पहुंच चुके हैं। बीजेपी की बात करें तो पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल, बीजेपी ने इन्हें भी राज्यसभा में जाने का मौका दिया। पिछली मोदी सरकार में राजस्थान से राज्यसभा में पहुंचे और केंद्रीय मंत्री रहे। बात करें दूसरा नाम जो चर्चित चेहरा रहा है, वरिष्ठ वकील और राम जेठमलानी बीजेपी के टिकट पर राजस्थान से राज्यसभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। हालांकि राम जेठमलानी अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो चर्चित नाम जो राजस्थान से राज्यसभा में प्रदेश के हक की बात करने के लिए जिन्हें भेजा गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े नेताओं को ही मौका मिला है, राजनीतिक दलों के जमीनी कार्यकर्ताओं को भी राज्यसभा में आमजन के मुद्दे को उठाने की जिम्मेदारी दी गई थी। कुछ जमीनी कार्यकर्ताओं पर नजर डाले तो सबसे चौंकाने वाला नाम है जमुना बारूपाल। कांग्रेस ने राज्यसभा में इनको भेजकर सभी को चौंका दिया था। जमुना बारूपाल जो है वो बिल्कुल जमीनी कार्यकर्ता के तौर पर उनकी पहचान थी। कांग्रेस ने इन्हें राज्यसभा में भेजा, सबको चौंकाया। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने ही जमीनी कार्यकर्ताओं को मौका दिया। भारतीय जनता पार्टी भी ऐसी पार्टी है जिन्होंने जमीनी कार्यकर्ता को राज्यसभा में भेजकर प्रदेश की हक की बात करने की जिम्मेदारी दी है। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को ये मैसेज देने की भी कोशिश की है कि जमीनी कार्यकर्ताओं को पार्टी में पैठ मिलती है। ऐसा ही एक नाम है बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी का, जिन्हें राज्यसभा में भेजकर ये बताने की कोशिश की गई थी कि पार्टी जमीनी कार्यकर्ताओं को मौका देने से नहीं चूकती। हालांकि बाद में मदन लाल सैनी भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष बने। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने राजस्थान का विधानसभा चुनाव लड़ा, हालांकि पार्टी को हार मिली। एक दूसरा नाम आपको बताते हैं, राजेंद्र गहलोत, जो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा प्रत्याशी है। इन्हें भी जमीनी कार्यकर्ता के तौर पर पहचान मिली है। फिलहाल पार्टी इन्हें राज्यसभा में भेज रही है और ये तय माना जा रहा है कि राजेंद्र गहलोत राजस्थान से बीजेपी के टिकट पर राज्यसभा जाएंगे। तो अभी तक हमने बात की चर्चित और जमीनी कार्यकर्ताओं की। अब आपको बताते हैं वो कुछ अनजान चेहरे जो सुर्खियों में कभी नहीं रहे लेकिन राज्यसभा पहुंच गए। राज्यसभा सदस्य राम कुमार वर्मा भी एक ऐसा नाम है जिन पर कार्यकर्ताओं से दूरी बनाए रखने के आरोप लगते रहे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा में भेजा। राम कुमार वर्मा वो नाम जिन्हें कोई भी कार्यकर्ता नहीं जानता था। एक पब्लिक फिगर के तौर पर इन्हें नहीं पहचान मिली, लेकिन बीजेपी के टिकट पर राज्यसभा गए। बीजेपी ने राज्यसभा में एक और अनजाना चेहरा है जिसे राज्यसभा में भेजा, वो नाम है हर्षवर्धन सिंह। हर्षवर्धन सिंह भी धौलपुर राजघराने से आते हैं और उन्हें बीजेपी ने राज्यसभा में भेजा। पार्टी का अनजाना चेहरा, कार्यकर्ताओं से दूरी बनाने के आरोप इन पर लगते रहे हैं।
इसी प्रकार एक और नाम है श्री कृष्ण वाल्मीकि का, जो बिल्कुल अनजाना था लेकिन बीजेपी से राज्यसभा में देखने को मिले। वाल्मीकि के लिए कहा जाता है कि किसी जमाने पर वो एयरपोर्ट पर नौकरी करते थे, तो एयरपोर्ट पर नौकरी करने वाले कार्यकर्ता को भी बीजेपी ने राज्यसभा में भेजकर एक मैसेज देने की कोशिश की। हालांकि अनजान चेहरों को राज्यसभा में भेजने के मामले में कांग्रेस ज्यादा भरोसा नहीं दिखा पाई। अब आपको बताते हैं उस महिला का नाम जो मुख्यमंत्री की पत्नी रही और राजस्थान से राज्यसभा भी गई। 90 के दशक में पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया की पत्नी शांति पहाड़िया कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा गई। ये भी एक रोचक पहलू है। पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया की पत्नी शांति पहाड़िया राजस्थान से कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा भेजी गई। तो ये भी राज्यसभा चुनाव के इतिहास को देखते हुए रोचक पहलू है। राजस्थान को उद्योगपतियों का राज्य माना जाता है। ऐसे में देश के बड़े उद्योगपति भी हैं जो राजस्थान से राज्यसभा में गए। कोयला मंत्री रहे संतोष बागडोदिया कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा गए। इनका नाम बड़े उद्योगपतियों की फहरिस्त में आता है और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे। इसके अलावा उद्योगपति कमल मोरारका भी राज्यसभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। कहा जाता है कि उस समय कमल मोरारका निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतर गए थे और उन्होंने चुनाव को काफी रोचक बना दिया था। तो उद्योगपतियों के बाद अब बात उन प्रत्याशियों की जिन पर कई बार चुनाव हारने का तमगा लगने के बावजूद राजनीतिक दलों ने भरोसा जताया है। इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी नीरज डांगी का नाम भी इसी श्रेणी में आता है। डांगी 3 बार विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री से नजदीकी के कारण इन्हें कांग्रेस ने फिर से मौका दिया है। तो ये चुनाव हारने के बावजूद जिन प्रत्याशियों पर, जिन कार्यकर्ताओं पर राजनीतिक दलों ने भरोसा जताया है वो नाम। तो बहरहाल राजस्थान में राज्यसभा चुनाव का इतिहास काफी रोचक है। राजनीतिक दांवपेच के कारण कई बार ऐसी स्थितियां भी पैदा हुई जब निर्विरोध तय माने जा रहे चुनाव में मतदान की जरूरत पड़ी। इस बार भी स्थिति वैसी ही है जब चौथा उम्मीदवार होने के कारण मतदान की जरूरत पड़ी। तो अभी तक आप देख रहे थे राजस्थान में राज्यसभा चुनाव के इतिहास को देखते हुए कुछ रोचक पहलू। अब बात देश की भी कर लेते हैं। देश में राज्यसभा चुनाव के लिए तमाम सियासी दांवपेच देखने को मिल रहे हैं। वैसे जितना दिखता है उतना आसान नहीं है राज्यसभा का चुनाव। राज्यसभा का चुनाव जीतने से ज्यादा सियासी दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल भी बनता जा रहा है। ऐसे कई मौके आए जब ये चुनाव दिलचस्प हो गए। जीत की जद्दोजहद से सियासी दल कभी चुनाव आयोग तो कभी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर नजर आए। कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। 3 साल पहले गुजरात राज्यसभा चुनाव में जो क्लाइमैक्स दिखा था, एक बार फिर वैसा ही होता नजर आ रहा है। तब कांग्रेस के चाणक्य अहमद पटेल और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह में दिलचस्प जंग हुई थी। साल 2017 राज्यसभा चुनाव में अहमद पटेल गुजरात में बड़े नाटकीय घटनाक्रम के बावजूद चुनाव मैदान में थे और चुनाव जीतकर पार्टी का मनोबल बढ़ाया था। इस चुनाव में पेच पटेल और कांग्रेस के बागी नेता बलवंत सिंह राजपूत के बीच मुकाबले को लेकर था। बलवंत को भाजपा ने टिकट देकर पटेल के खिलाफ उतारा था। हालांकि 2 कांग्रेस विधायकों रावजी पटेल और भोला भाई गोहिल के वोट एन मौके पर चुनाव आयोग की ओर से निरस्त किए जाने के बाद पूरा खेल पलट गया और पटेल 44 वोट हासिल कर बाजी मार ले गए। उस समय राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भूमिका काफी अहम मानी जा रही थी। हरियाणा की बात करें तो हमें तो अहल है सियासत ने यह बताया है, किसी का तीर किसी कमान में रखना। शायर महबूब जफर का ये शेर 2016 में हरियाणा में हुए राज्यसभा चुनाव की स्थितियों को बखूबी बयां करते हैं। हरियाणा में जून 2016 में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए मतदान हुआ था। तब कांग्रेस के 1 दर्जन से ज्यादा विधायकों के वोट गलत स्याही से मार्क करने की वजह से अवैध घोषित कर दिए गए थे, जिसकी असल वजह आज तक रहस्य बनी हुई है। हालांकि तब भाजपा समर्थित सुभाष चंद्रा चुनाव जीत गए थे और इनेलो और कांग्रेस समर्थित आरके आनंद वो हार गए। पराजित उम्मीदवार आरके आनंद की शिकायत पर आयोग ने शुरुआती जांच में ये मान लिया कि चुनाव प्रक्रिया में पैन और शाही बदल जाने के बाद ये गड़बड़ी हुई है। जून 2004 में चौटाला सरकार के दौरान 2 राज्यसभा सीट के लिए मतदान से कुछ घंटे पहले ही आधा दर्जन निर्दलीय और अन्य विधायकों को तत्कालीन स्पीकर ने विधानसभा की सदस्यता से दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत अयोग्य घोषित कर दिया था। तो
ये हरियाणा का इतिहास हम आपको बता रहे थे। तो हरियाणा, ऐसा नहीं कि हरियाणा में ही ऐसा कुछ हुआ है, पश्चिम बंगाल का इतिहास भी काफी दिलचस्प है। 3 साल 2014 पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए हुए चुनाव के नतीजे बड़े दिलचस्प रहे। चुनाव में विपक्षी दलों ने चौंकाते हुए सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया। 5 सीटों के लिए हुए चुनाव में तृणमूल ने 4, वाम मोर्चा ने 1 और कांग्रेस के साथ मिलकर वाम मोर्चा ने एक निर्दलीय उम्मीदवार AS मलिहाबादी को नामित किया था। तृणमूल की ओर से अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, चित्रकार जोगेन चौधरी, उद्योगपति KD सिंह और पत्रकार अहमद चुने गए। माकपा की ओर से रीताव्रत बनर्जी विजेता बनी। पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा के 3 विधायकों, फॉरवर्ड ब्लॉक के मंडल रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट के विधायक अनंत देव अधिकारी और दशरथ तिर्की, कांग्रेस के विधायक सुशील रॉय, हिमानी विश्वास ने तृणमूल उम्मीदवार अहमद हसन के पक्ष में मतदान किया। परिणाम के बाद कांग्रेस ने सुशील रॉय और हिमानी को निलंबित कर दिया था। पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टियों का बुरा हाल केवल विधानसभा में नहीं बल्कि राज्यसभा में भी होने जा रहा है। राज्यसभा के 60 साल के इतिहास में यह पहला मौका है जब बंगाल की लेफ्ट पार्टी से राज्यसभा चुनाव में एक भी उम्मीदवार नहीं है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार विकास रंजन भट्टाचार्य का नामांकन खारिज कर दिया, जिससे तृणमूल कांग्रेस के 5 और कांग्रेस के 1 उम्मीदवार के निर्विरोध निर्वाचित होने का रास्ता साफ हो गया। इस वजह से इस बार पश्चिम बंगाल का कोई लेफ्ट उम्मीदवार राज्यसभा में नहीं जा सकेगा। तो राज्यसभा चुनावों में अधिकांश सांसद निर्विरोध चुने जाते हैं। हर जीत का पूरा गणित पहले से सेट होता है। एक महीने में आम लोगों का इतना जुड़ाव इस चुनाव से नहीं होता, लेकिन हारी हुई बाजी को पलटने के लिए पूरी तमाम सियासी दांवपेच अपनाए जाते हैं, वो भी कानून के दायरे में रहकर। इसलिए इसे राजनीति कहते हैं। ओवर टू यू।